जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज की भांति एक बार फिर से उपस्थित हैं आप सभी के बीच में होमवर्क सीरीज को लेकर के। कल था संडे और कल पूरे संडे को जो भी हम पिछले एक सप्ताह में पढ़े उसको रिवीजन हमारे कुंदन जी के द्वारा करवाया गया था। और आज से आप लोग को होमवर्क जो दे दिया गया था टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जो भी है सभी पे होमवर्क डाल दिया गया था और वही होमवर्क से आज आप लोग को क्यूज करवाया जाएगा। और डेली क्यूज में सबसे पहले आप लोगों को करंट करवाया था, जो भी करंट डेली करंट अफेयर होता है वहाँ से शुरू किया था। तो क्लास शुरू करने जा रहे हैं और इससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। और आप लोग को क्लास कैसा लगता है कमेंट जरूर किया कीजिए और एक दिन जरूर भेजा कीजिए ताकि हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिले और इससे हम लोग क्लास को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। तो क्लास शुरू है। आज करंट अफेयर से बताइएगा, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये तीसरा स्थान मिल गया। सही जवाब हो जाएगा, तीसरा स्थान है। और बताइए एसडीजी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान है? 99। सही जवाब है, 99 हो जाएगा। और बताइए जेंडर गैप में भारत को कौन सा स्थान? सही जवाब है, 131वां स्थान है। और एक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई, इसमें 130 हो जाएगा। सही जवाब है, ठीक है। बताइए आप लोग प्रेस में कितना भारत का? प्रेस फ्रीडम में 151वां स्थान है। सही जवाब है। अब बताइए फायर पावर में भारत का स्थान? ये चौथा स्थान है। सही जवाब हो जाएगा। अब बताइएगा करप्शन में कितना है भारत का स्थान? ये 96 हो जाएगा। सही जवाब है, 96 है। बताइए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया। ये उज्ज्वला क्या है, इसका संबंध किससे? उज्ज्वला का यह एक पक्षी है, गौरैया। गौरैया पक्षी हो जाएगा। और बताइए बिहार का राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? गौरैया ही बिहार का राजकीय पक्षी है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी हो जाएगी? ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी। और इसका हीरो कौन था इसमें? शाहरुख खान। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है, 29 जून को मनाया जाता है। बहुत अच्छा जवाब और सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में खुशहाली रैंक में भारत का स्थान कौन है? खुशहाली में 118वां, खुशहाली हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वां हो जाएगा। बताइए किस राज्य के पुलिस को ना एस्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब है, उत्तर प्रदेश, यूपी। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है अभी? योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में रिकॉर्ड 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बनाया है? ये जापान के द्वारा, यही सारा काम जापान के द्वारा किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कहां भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया है? ठीक है, राजस्थान का रणथंभौर टाइगर रिजर्व में यह किया गया है। सही जवाब हो जाएगा, रणथंभौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये ओडिशा राज्य में पड़ता है। सही जवाब है। बताइए भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? यही सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पूछे हैं। और पूछेगा नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन जाएगा? वो माधव टाइगर रिजर्व हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में है। और कितने क्रम का है? ये 58वां क्रम का हो जाएगा। और पूछेगा मध्य प्रदेश का कितने क्रम का है? तो 9वां क्रम का हो जाएगा। सही जवाब है, मध्य प्रदेश टोटल 9 गो टाइगर रिजर्व हो चुका है। और मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व कौन है? रातापानी टाइगर रिजर्व है। अब पूछेगा 56वां टाइगर रिजर्व कौन है? गुरु घासीदास रिमोट से कहां पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ का है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग के बीच में, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टी कोवेट्री हो जाएगी। क्रिस्टी कोवेट्री को नियुक्त किया गया है। सही जवाब है। बताइए हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? ये 22 मार्च को मनाया गया। और बिहार दिवस कब मनाया था? 22 मार्च को ही मनाया था। और पृथ्वी दिवस कब मनाया था? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल एमजेट खरीदने की मंजूरी दी है? 26। सही जवाब है, 26 राफेल खरीदने की मंजूरी दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलंबो डॉकयार्ड में 52.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा किसने किया है? ये सही जवाब, मझगांव डॉक शिपयार्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। इनका संबंध किस राज्य से? ये छत्तीसगढ़ से। और कितने क्रम का दिया गया? 59वें क्रम का इनको दिया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने की कितनी समय अवधि निर्धारित किया है? ये 3 माह का निर्धारण कर दिया गया। सही जवाब है, 3 महीना का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल 35 पदक जीत लिए हैं? ये वियतनाम में जीत लिए हैं। सही जवाब है। और बताइए वियतनाम का राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये हनोई हो जाएगा। और वियतनाम का मुद्रा क्या है? डोंग हो जाएगा। सही जवाब है, वियतनाम का मुद्रा डोंग हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त
करने वाले पेट्टी श्री रामुलु को 58 फीट का मूर्ति बनाया गया। कहाँ बनाया गया? ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया गया था। और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? सही जवाब है, डेट बताइए इसका, 1 अक्टूबर 1953 का स्थापना, जो कि भाषा आधार पर बनने वाला कौन सा राज्य है? पहला राज्य है ये, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे पुथंडू पिरापू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये तमिलनाडु में मनाया गया। सही जवाब है तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिहाली कहाँ प्रारंभ किया है? ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया, जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया। बताइए अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर को जो है ना राज्य का दर्जा कब छीन लिया गया था? ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को राज्य पुनर्गठन हटा लाया गया और वहाँ को उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और दो केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन? एक जम्मू कश्मीर बना और एक लद्दाख बन गया था। सही जवाब हो जाएगा। और लद्दाख की राजधानी कहाँ था? लेह हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का निधन हुआ है। इनका कहाँ हुआ निधन? इनका गुजरात में हुआ। ये गुजरात में निधन हो गया। सही जवाब गुजरात में हुआ। पता है हाल ही में सिग्मो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये गोवा में हुआ। सही जवाब है गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की मुख्यालय कहाँ उद्घाटन किया है? ये निजामाबाद में उद्घाटन कर चुके हैं, तेलंगाना में पड़ता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू किया है? ये ओडिशा। सही जवाब है ओडिशा राज्य में शुरू किया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों का खिताब कौन जीत लिया है? ये अपना भारत के द्वारा जीत लिया गया। सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बन गया है? 10वां बना इंडोनेशिया। 10वां इंडोनेशिया होगा। 10वां सदस्य इंडोनेशिया बन गया। सही जवाब है। ठीक है, 10वां सदस्य के बारे में इंडोनेशिया हो जाएगा, मिसप्रिंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिसर्च एवं एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का प्रमुख किसको बनाया गया? सही जवाब पराग जैन को बनाया गया। पराग जैन को बनाया गया। अब बताइएगा आईबी का प्रमुख कौन है? अभी तपन डेका हो जाएगा। ठीक है, तपन डेका हो जाएंगे। बताइएगा सीबीआई के प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में? सही जवाब परवीन सूद हो जाएंगे। परवीन सूद हो जाएंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? मैं MK2A MK2A का परीक्षण किया है। सही जवाब है। तो हाल ही में किसने सागर जिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? ये मध्य प्रदेश द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश द्वारा कर दिया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला श्रेणी में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये ओडिशा के द्वारा जीत लिया गया। और ओडिशा का राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध कहां से है? ये यूएसए है। और यूएसए के राष्ट्रपति कौन है अभी? ये डोनाल्ड ट्रंप है। और कितने क्रम का है? 47वें क्रम का हो जाएंगे। और वहां का उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? JD वैंस हो जाएंगे। ठीक है, JD वैंस है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? ये हरियाणा रहा। तो आज का जो भी महत्वपूर्ण करंट था सभी को अच्छे तरीके से करवा दिए हैं। अब चल रहे हैं जो लुसेंट के माध्यम से होमवर्क दिया गया था, और लुसेंट में हिस्ट्री से शुरू किया जाएगा। बता दीजिएगा हिस्ट्री से यार, भारत का प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? ये बंगाल गजट था। और बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया गया? 1780 में। और किसके द्वारा? जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इंडिया गजट का प्रकाशन कौन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, हेनरी लुई विवियन डिजरेली। ठीक है, विवियन डिजरेली के द्वारा किया गया। और ये कब किया गया था? 1787 में किया गया। और किस जगह से? कोलकाता से किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बता दीजिए समाचार दर्पण के संस्थापक कौन जाएंगे? विलियम कैरी थे। बताइएगा प्रथम बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? यही हो जाएगा, समाचार दर्पण हो जाएगा, जो कोलकाता से प्रकाशित किया गया था, इसका स्थापना किया गया था। बताइए मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है राजा राम मोहन राय के द्वारा। और कब किया गया स्थापना? सही जवाब है 1822 में किया गया है। और बताइए किस जगह से किए थे? ये कोलकाता से किए थे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जाम ए जहानुमा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये एक अंग्रेजी फर्म के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये उर्दू में प्रथम समाचार पत्र यही हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, उदंड मार्दन इसका संस्थापक कौन के थे? सही जवाब है जुगल किशोर शुक्ल हो जाएंगे। जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। और ये कब किए थे इसका स्थापना? 1826 में किया गया था। ठीक है, और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मुंबई समाचार पत्र के संस्थापक कौन जाएंगे? फर्दुनजी मारजवाना हो जाएंगे, जो 1822 में इसका स्थापना किया गया था। बताइएगा
रस्त गुप्तार के संस्थापक कौन थे? ये दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और ये कब किए थे इसका स्थापना? ये 1851 में किया गया। कहाँ से किए थे? बम्बई से किया गया था। ठीक है, बताइए सोम प्रकाश संस्थापक कौन हो जाएंगे? द्वारकानाथ विद्याभूषण। सोम प्रकाश के द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा कब किया गया था? ये 1858 में किया गया था। और ये प्रथम बंगाल समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा हुआ था, यही समाचार पत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हिंदू पेट्रियट का संस्थापक कौन थे? गिरीश चंद्र घोष हो जाएंगे। गिरीश चंद्र घोष थे। बताइए इंडियन मिरर के संस्थापक कौन थे? ये द्वारकानाथ टैगोर हो जाएंगे। और ये कब की थी स्थापना इसका? 1862 ईस्वी में कोलकाता, लगभग कोलकाता से किया गया था स्थापना। बताइए अगला क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ये शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे। और ये कब की स्थापना इसका? 68 में किए थे, 1868 में किए थे। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र कौन था? ये मद्रास मेल हो जाएगा, मद्रास मेल था। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हिंदू पत्रिका के संस्थापक कौन थे? जी.एस. अय्यर। जी.एस. अय्यर एवं बी राघवाचारी हो जाएंगे, जो कि मद्रास से किए थे 1878 ईस्वी में। बताइएगा ट्रिब्यूनल इसका संस्थापक कौन थे? ठीक है, दयाल सिंह मजठिया हो जाएंगे। दयाल सिंह मजठिया के द्वारा किया गया और ये लाहौर से किए थे। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, केसरी एवं मराठा पत्रिका किसका था? सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक का था। और इसी के द्वारा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। और बताइए केसरी जो था किस भाषा में छपता था? केसरी मराठी भाषा में छपता, और मराठा ये अंग्रेजी भाषा में छपने वाला पत्रिका हो जाएगा। सही जवाब है। और बताइए लीडर पत्रिका के संस्थापक ये हमारे मदन मोहन मालवीय थे। और ये कब की थी स्थापना इसका? 1909 में। और इलाहाबाद से इसका स्थापना किया गया था। सही जवाब है। और ये कैसा समाचार पत्र था? किस भाषा का? अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। ठीक है, बताइएगा अंग्रेजी समाचार पत्र था। बताइए सुधारक के संस्थापक कौन जाएंगे? सुधारक के संस्थापक गोपाल गणेश आगरकर थे, जो कि 1888 से पुणे से किए थे। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भारत में सर्वप्रथम प्रेस का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। और ये कब लाए थे? 1550 ईस्वी में। और ये गोवा में स्थापित किया गया था 1557 ईस्वी में। ठीक है, बताइएगा ऐसे प्रथम पत्रकार कौन बने जिन्हें जो कारावास की सजा दी गई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इसको 1883 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, बताइए पुर्तगाली के बाद कौन आया था भारत में? डच का आगमन हुआ था। ठीक है, और बताइए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ भारत में? 1680 में आया था। सही जवाब है। तो हिस्ट्री का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था सभी को देख लिया गया। अब चल रहे हम लोग पर्यावरण की, और पर्यावरण से क्वेश्चन दिया गया था। बता दीजिए आप लोग दमघुट्टू गैस किसे कहा था? सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघुट्टू गैस के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब है। बताइएगा किसके जो है ना अपूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न, मतलब कौन जो है ना कार्बन को अपूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है? कौन सा गैस? ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही उत्पन्न होता है। अब बताइए मोटर के वाहनों से कौन सा गैस निकलता है? एक कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलता है। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला के रक्त में किसकी संख्या बढ़ जाने से जो है ना कालपूर्ण जन्म से गर्भपात ये सही घटना होता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की संख्या बढ़ जाने से होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइसल्फाइड का सूत्र क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। ठीक है, बताइए वायुमंडल में CO2 के सांद्रण में वृद्धि होने से मतलब किसमें वृद्धि होती है? हरित गृह प्रभाव तापमान में भी वृद्धि होता है। ठीक है, CO2 में वृद्धि होने से तापमान का भी वृद्धि करता है, तो इसका हरित गृह प्रभाव हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए ग्रीन हाउस गैस द्वारा होने वाला वैश्विक तापमान में लगभग 60% के लिए कौन जिम्मेदार है? ये कार्बन डाइऑक्साइड ही जिम्मेदार हो जाएगा। सही जवाब है। बता दीजिए आप लोग है हाइड्रोकार्बन केवल किसके बने होते हैं? सही जवाब है कार्बन एवं सिर्फ हाइड्रोजन के बने होते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मतलब स्वचालित वाहनों में ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ये हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों उत्पन्न होता है। सही जवाब है। बताइए अधिकांश हाइड्रोकार्बन से क्या होता है? कैंसर जन्य होता है। ये कैंसर जन्य मतलब बीमारी होता है, कैंसर जन्य बीमारी ये उत्पन्न करने का काम करता है। बताइए अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब वनस्पतियों को जलाया या सड़ाया जाता है तो उससे कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ये मीथेन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, और वायुमंडल में इसका योगदान कितना परसेंट है? 20% का योगदान है। सही जवाब है। और मीथेन का सूत्र क्या हो जाएगा? CH4। और जुगाली करने वाले पशु में से कौन सा गैस निकलता है? ये मीथेन गैस निकलता है। और ठीक है, सही जवाब है। और धान के खेत से भी क्या होता है? मीथेन गैस ही निकलता है। सही जवाब है। बताइएगा प्राकृतिक स्रोतों में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 76% भाग किससे उत्सर्जित होता है? मीथेन का सही जवाब आर्द्र भूमि से उत्सर्जित होता है। सही जवाब है। बताइए पादपों के लिए मुख्य पोषक पदार्थ क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन है। सही जवाब नाइट्रोजन हो जाएगा मुख्य पोषक पदार्थ है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है कि
नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मतलब वायुमंडल की नमी से प्रतिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो वर्षा जल के साथ धरातल पर कौन सा रूप ले लेता है? ये अम्लीय वर्षा का रूप ले लेता है। सही जवाब है अम्लीय वर्षा का रूप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, यातायात तथा सघन स्थानों पर उत्पन्न तीक्ष्ण लाल धूम जो है किसके कारण होता है? ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा, वायु प्रदूषक का द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2 होता है। ठीक है, और वायुमंडल में इसका कितना परसेंट पाया जाता है? 20% है, 20% है। हाँ ठीक है, लगभग 20% भाग है ये। आंखों में जलन किस गैस कारण होता है? ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए, अगला क्वेश्चन है, यदि SO2 लगातार पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो वह छत विक्षत हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्रैकिंग गैस का, इसको क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है। ठीक है, बताइए, किस कारखाने से निकलने वाली SO2 ही आगरा के ताजमहल के लिए तबाही का कारण बन चुका है? ये सही जवाब, मथुरा तेल शोधक कारखाना से निकलने वाला। सही जवाब है। बताइएगा, वह परिस्थिति जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा जल का अम्लीय हो जाता है, वो क्या कहलाता है? वो अम्ल वर्षा कहलाता है। अम्ल वर्षा के लिए क्या कौन उत्तर होता है? SO2 और NO2 होता है। सही जवाब है। बताइएगा, वर्षा का pH मान कितना से कम होने के बाद अम्ल वर्षा कहलाता है? वो सही जवाब है, 5.6 से कम हो जाए तो क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा कहलाने लगता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक क्षतिग्रस्त देश कौन हो जाएगा? सही जवाब, नॉर्वे एवं कनाडा है, दोनों क्या सर्वाधिक क्षतिग्रस्त देश है ये। ठीक है, बताइएगा, अम्ल वर्षा का सूचक केंद्र कहाँ है? ये इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थित है, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में SO2 का सर्वाधिक उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन के दहन एवं कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा होता है। इस संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित SO2 का पृथक करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं? देखिए, फ्लू गैस डिसफ्लोराइजेशन का उपयोग किया जाता है। बताइए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र क्या हो जाएगा? CFC होता है। और CFC गैस कहाँ से निकलता है? रेफ्रिजरेटर, फ्रेम, प्लास्टिक, यही सब से निकलता है। तो जो भी महत्वपूर्ण परिस्थिति का उसका भी देख लिया गया, पर्यावरण परिस्थिति का। अब चल रहे हम लोग संविधान की ओर। बताइएगा, संविधान से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था करता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहां की संविधान सभा की इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकता है? ये अनुच्छेद 370 का 2 के तहत। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए, किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि अनुच्छेद 370 को संविधान से निश्चित किया जा सकता है? किस अनुच्छेद में कहा गया? ये 370 के 3 में कहा गया। अब बताइए, किस अनुच्छेद के दौरान किस अनुच्छेद को मिलाकर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का अधिकार दिया गया था? ये दो अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 370 एवं 35 का ए, दोनों को मिलाकर उसको विशेष अधिकार दिया गया था, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। बताइएगा, जम्मू कश्मीर में कैसी नागरिकता था पहले? दोहरी नागरिकता था। दोहरी नागरिकता क्या होता है बताइए तो? देखिए, एक राज्य का अलग हो गया और देश का अलग हो गया, तो उसको क्या कहा जाता है? दोहरी नागरिकता। लेकिन अपना भारत जो है ना, एकल नागरिकता वाला देश है, और वहाँ हमारा एक जम्मू कश्मीर राज्य था, वही सिर्फ क्या था? दोहरी नागरिकता था। और उसको भी अनुच्छेद 370 को समाप्त करके क्या कर दिया? एकल नागरिकता का प्रावधान कर दिया गया। और बताइएगा, दोहरी नागरिकता वाला देश कौन कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा, ये ब्रिटेन, क्या है? दोहरी नागरिकता वाला देश हो जाएगा। सही जवाब है। ठीक है, बताइए, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल पहले कितना वर्ष का था? 6 वर्ष का था, और उसको अब क्या कर दिया? उसको हटा दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के पुरुष से विवाह करता तो उसका नागरिकता क्या होता था उस समय? उसका जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म कर दिया जाता था। और अगर महिला जो बताइए, वो महिला जो थी पाकिस्तान के पुरुष अगर शादी करती थी तो क्या मिलता था? तो पाकिस्तान का जो पुरुष था उसको जम्मू कश्मीर का नागरिकता दे दिया जाता था। इसी से क्या था? आतंकवाद को बढ़ावा पहले मिलता था। जो भी आतंकवादी होता था क्या करता था? जम्मू कश्मीर की महिला शादी करने का काम करता था और यहाँ का नागरिकता ले लेता था। तो अब वो सारा काम सिस्टम नहीं होने वाला है। बताइए, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 5 अगस्त को आया था। ये देखिए आया नहीं था, 2019 में आया था। और बताइए, इस अधिनियम पर जो है ना स्वीकृति जो लोकसभा कब दिया था? स्वीकृति लोकसभा दिया 5 अगस्त 2019 स्वीकृति दिया। नहीं, राज्यसभा दिया 5 अगस्त को और लोकसभा दिया 6 अगस्त को। ध्यान रखिएगा, स्वीकृति दे दिया था। ठीक है, अब बता दीजिए, अब जम्मू कश्मीर को जो है ना कितने हिस्सों में बांट दिया गया है? 2 हिस्सा हो गया। कौन कौन हो गया? एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख कर दिया गया। बताइए, जम्मू कश्मीर का राजधानी कहाँ बनाया गया? श्रीनगर को बनाया गया। सही जवाब है। और लद्दाख का राजधानी कहाँ हो जाएगा? लेह हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा,
जम्मू कश्मीर को जो है ना किस अनुच्छेद के तहत पुदुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है? ये अनुच्छेद 239 के अनुच्छेद 239 के ए के तहत बना दिया गया। सही जवाब है। बताइए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? देखिए जम्मू कश्मीर के जी एस मुर्मू यानी कृष्ण मुर्मू हो जाएंगे और एवं लद्दाख कौन थे? आर के माथुर हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा जम्मू कश्मीर राज्यसभा सीट कितना है? 4 सीट हो जाएगा और लोकसभा का सीट कितना है? 5। लोकसभा का सीट 5 हो जाएगा। सही जवाब है। और बताइए जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीट कितना है? 114 विधानसभा सीट हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विधानसभा में जम्मू कश्मीर के विधानसभा में उपराज्यपाल द्वारा कितना महिला को मनोनयन कर सकता है? वो 2 महिला को सदस्य को मनोनयन कर सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि पहले जो था जम्मू कश्मीर में कोई अपना जमीन खरीद सकता था या नहीं खरीद सकता था? नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब क्या हुआ है? अब वो खरीद सकता है, वहां पे बस सकता है, वहां पे घर को बना सकता है, व्यापार भी वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, सही जवाब है। महाराष्ट्र पहला राज्य महाराष्ट्र था जो अपना जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदा है। ठीक है, बताइएगा कि अब जो है जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 356 द्वारा राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जा सकता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि जब 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है नहीं नहीं कर सकता था, लेकिन अब कर सकता है। सही जवाब है। बताइए जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? लागू कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को लागू कर दिया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 6 मार्च 2020 को भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश कौन थे जिसकी अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किए थे? रंजना प्रकाश देसाई हो जाएगा और इन्हीं की अध्यक्षता में क्या गया था? परिसीमन आयोग का गठन किया गया था जम्मू कश्मीर का। ठीक है, बताइए जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? देखिए 26 अक्टूबर 1947। देखिए जब ठीक है, सही जवाब है। देखिए जब देश आजाद हुआ था ना उस समय वहां का शासक हरि सिंह था और हरि सिंह ने फैसला लिया था ना हम पाकिस्तान जाएंगे और ना ही भारत में रहेंगे। जब देश आजाद के कुछ दिन बाद वहां पाकिस्तान द्वारा क्या हमला कर दिया गया और हमला जब कर दिया, जब उसको नहीं संभला तो वो भारत के प्रधानमंत्री के पास आया हरि सिंह, और जब वहां पे आया तो उन्होंने उनको बोला कि जब आप हमारे साथ विलय कर लोगे तभी हम आपका मदद करेंगे। तो उसी समय विलय लिए तो 26 अक्टूबर 1947 को अपने देश में उनको मिलाया गया जम्मू कश्मीर को, और उसी के बाद अपना देश का अंग बन चुका है ये। बताइए अगला क्वेश्चन है उससे पूछता है कि वहां का शासक कौन था? तो हरि सिंह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? सही जवाब है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ हो जाएगा। और बताइएगा अशोक स्तंभ में कितना शेर है? 4 शेर है जो एक दूसरे क्या है? अपोजिट में है, और लेकिन दिखाई कितना पड़ता है सामने से? 3 ही दिखाई पड़ता है। हम लोग पहले 3 ही समझते थे, और सिक्का पे जो होता है उसमें भी क्या दिखाई पड़ता है? 3 ही दिखाई पड़ता है। बताइएगा कि अशोक स्तंभ है इसको भारत सरकार द्वारा कब अपना लिया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और तिरंगा झंडा को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। डेट सहित याद रखिए तभी बन पाएगा ये सब क्वेश्चन। और बताइए जनगण मनगण और वंदे मातरम गीत था, इसको कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया। और संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो सही जवाब है। तो आज का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान का बनना था इसको भी देख लिया गया। अब चल रहे हम लोग साइंस की ओर। साइंस में भी अच्छा टॉपिक है। बताइएगा वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना क्या कहलाता है? ठीक है, संक्षारण कहलाता है। ठीक है, संक्षारण कहलाता है। और बता दीजिए आप लोग जो है लोहे में जंग लगना जो कैसा उदाहरण है? ये संक्षारण का उदाहरण है। और ये पूछा ये ऑक्सीकरण और अवकरण कौन सा? ये ऑक्सीकरण का अभिक्रिया हो जाएगा। सही जवाब है। मतलब लोहे क्या बोले? रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और अभिक्रिया में पूछा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अभी आ ही आगे क्वेश्चन बताइएगा लोहे में जंग लगने के लिए वायु में किसका आवश्यक होना है? नमी का। देखिए ऑक्सीजन और नमी का उपस्थित होना है, इस दोनों कारण होता है जंग लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा लोहे में जंग लगना कैसा उदाहरण है? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सही जवाब है। और पानी में चीनी का घुलना कैसा उदाहरण है? ये भौतिक। देखिए रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन उसको बोला जाता है जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, और रासायनिक को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जब लोहा में जंग लगता है उसके भार पे क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। देखिए और कुछ दिन के बाद क्या होता है? उसका भार घट जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब लोहे में जंग लगता है उसका क्या परिणाम होता है? ऑप्शन के साथ बनाइएगा। कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ बढ़ता रहता है घटता है, और कभी कभी बढ़ता रहता है फिर घट जाता है। दोनों ऑप्शन रहता है। जब ये दोनों ऑप्शन एक साथ आए तो यही इसका आंसर होगा, पहले बढ़ता है फिर बाद में घट जाता है। सही जवाब हो जाएगा
अगला क्वेश्चन बताइएगा लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ कौन होता है? देखिए फेरिसोफेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ठीक है, Fe2O3XH2O, ठीक है, Fe2O3XH2O हो जाएगा। सही जवाब है, बताइएगा सही जवाब है। बताइए जंग रहित लोहा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लोहे को जंग लगाने से हम कैसे बचा सकते हैं? सही जवाब है, ठीक है, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगा के, यही सब करके क्या कर सकते हैं, उसको हम बचा सकते हैं जंग लगने से। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जो दस्ते का पतली परत चढ़ाया जाता है, इस विधि को क्या कहा जाता है? देखिए यशदत्त, ठीक है, यशद लेपन ही कहा जाता है, और यशद लेपन कहा जाता है हिंदी में, ध्यान रखिएगा। और जस्तीकरण भी उसको इंग्लिश में कहा, जस्तीकरण भी कह सकते हैं, जस्ता का लेप कहा जाता है, जस्तीकरण भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड साथ अभिक्रिया करता है जिससे इसकी सतह में भूरे रंग का चमक धीरे धीरे खत्म हो जाता है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट होता है, कॉपर कार्बोनेट बना होता है। बताइए तांबा का शत्रु किस तत्व को कहा जाता है? सही जवाब है, गंधक को तांबा का शत्रु कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग हो जाता है? ये बिल्सन नामक रोग होता है। सही जवाब है, बिल्सन नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कैलोरीमीटर एवं तड़ित चालक किसका बना होता है? ये तांबा का ही बना होता है। सही जवाब है, तांबा का बना होता है, ठीक है। बताइएगा कुछ भारी धातु जल में घुलकर उसे प्रदूषित कर देते हैं, वो कौन कौन हो जाएगा? उदाहरण बताइए एक दो का। जैसे कैडमियम हो जाएगा, लेड हो जाएगा, पारा हो जाएगा, ये सब क्या है? ये सब प्रदूषक, धातु प्रदूषक इसको कहा जाता है, इस सभी को धातु प्रदूषक भी कहा जाता है। बताइए चिली सॉल्ट पीटर किसका अयस्क है? ये सोडियम का अयस्क हो जाएगा, और इसका सूत्र क्या था चिली सॉल्ट? ठीक है, NaNO3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बोरेक्स किसका अयस्क है? बोरेक्स ये भी सोडियम का अयस्क है, और साधारण नमक सोडियम का ही अयस्क है, और साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl हो जाएगा, ठीक है। और खाने वाला नमक को क्या बोलते हैं रासायनिक नाम उसका? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खरीदते हैं तब खाते हैं, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा का नाम हो जाएगा। बताइए बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये एल्युमिनियम का अयस्क, ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए कोरंडम किसका अयस्क है? ये भी एल्युमिनियम का अयस्क है। बताइए ठीक है क्रायोलाइट किसका अयस्क है? ये भी एल्युमिनियम का अयस्क है। बताइए क्रायोलाइट का सूत्र क्या हो जाएगा? Na3Al(F6), Na3Al(F6) हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा नाइट किसका अयस्क है? ये नाइट ये पोटासियम हो जाएगा, KNO3 इसका सूत्र हो जाएगा। सही जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कार्नेलाइट किसका अयस्क है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कार्नेलाइट ये पोटेशियम का ही अयस्क हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा मैग्नेसाइट किसका अयस्क है? ये मैग्नीशियम का ही हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा कि डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट ये भी मैग्नीशियम का है। और किसेराइट ये भी मैग्नीशियम का अयस्क, ठीक है। बताइएगा डोलोमाइट किसका अयस्क है? अभी ये कैल्शियम का हो जाएगा। सही जवाब। एक और पूछे थे ना अभी, डोलोमाइट मैग्नीशियम कैल्शियम दोनों का अयस्क हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और बताइएगा ठीक है जिप्सम किसका अयस्क है? ये तो कैल्शियम का अयस्क है, कैल्शियम का अयस्क जिप्सम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि क्यूपराइट किसका अयस्क है? क्यूपराइट ये कॉपर का अयस्क हो जाएगा, ठीक है। बताइए कॉपर ग्लास किसका अयस्क है? ये कॉपर का, यानी कॉपर लगाते हैं कॉपर का ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। बताइए रूबी सिल्वर किसका अयस्क है? चांदी का। ये चांदी यानी कि सिल्वर का हो जाएगा, और इसका संकेत क्या है चांदी का? Ag हो जाएगा, Ag, ठीक है। बताइए हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? ये चांदी का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा बताइएगा बेराइट किसका अयस्क है? ये बेरियम का हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन जिंक ब्लेड किसका अयस्क है? ये जिंक का हो जाएगा, ठीक है। बताइए कैलेमाइन किसका अयस्क है? ये भी जिंक का अयस्क हो जाएगा, और कैलेमाइन का सूत्र क्या होता है? ZnCO3, ZnCO3 कैलेमाइन का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। बताइए सिनेबार किसका अयस्क है? ये पारा का हो जाएगा, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? HGS हो जाएगा। सही जवाब है। बता दीजिए आप गैलेना किसका अयस्क है? शीशा यानी PB लेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा बताइए केसीटेराइट किसका अयस्क है? ये टीन का हो जाएगा, और टीन का संकेत SN हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ये कैडमियम का हो जाएगा, कैडमियम का हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा लिमोनाइट किसका अयस्क है? ये तो लोहा का है। बताइए सीडेराइट भी लोहा का अयस्क है, ठीक है। बताइए आयरन पायराइट किसका अयस्क है? ये लोहा का अयस्क हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए इसका सूत्र क्या हो जाएगा? आयरन पायराइट का FeSO2 हो जाएगा सीधा सीधी। बताइएगा
मिलेराइट किसका है इसका? मिलेराइट ये निकेल का हो जाएगा, ठीक है, निकेल का। मतलब क्रोमाइट किसका? क्रोमाइट ये क्रोमियम का हो जाएगा, सही जवाब है। पिंच ब्लेड किसका है इसका? ये यूरेनियम का हो जाएगा, सही जवाब यूरेनियम का पिंच ब्लेड हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिए आप लोग। अगला अस्मेल्टाइट किसका है? अस्मेल्टाइट एसएसबी का क्या? नहीं कोबाल्ट का हो जाएगा, अस्मेल्टाइट कोबाल्ट का इसका हो जाएगा। तो जो भी महत्वपूर्ण केमिस्ट्री का प्रश्न था सभी को देख लिया गया। अब चल रहे हैं हम लोग बायोलॉजी की ओर, और बायोलॉजी का बहुत अच्छा टॉपिक दिया गया। बताइएगा रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु जो है ना कितना परसेंट पाया जाता है रक्त में? ये 40% पाया, 40 से 45% के बीच में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और बता दीजिए अगला क्वेश्चन है ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रक्त बिंबाणु को 3 भागों में, सॉरी रक्त बिंबाणु बोल दिए थे, रुधिर बोलना था। रुधिर में जो है ना 60 से कुछ ठीक है, रुधिराणु है, रुधिराणु कितना परसेंट पाया था? ये 40% पाया था, ठीक है। आगे आएंगे रक्त बिंबाणु के बारे में। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रुधिराणु को कितने भागों में बांटा गया है? ये 3 भागों, ये हो जाएगा ना लाल रक्त कण यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और ये रक्त बिंबाणु, 3 भागों में बांटा गया, सही जवाब है। 3 भागों में से आता है, नहीं उसी का भाग हो जाएगा, रुधिराणु का भाग ही रक्त बिंबाणु है। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लाल रक्त कण यानी आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा स्तनधारियों के लाल रक्त कण कैसा होता है? ये उभयलिंगी, उभयआपतल यानी कि उभयआपतल होता है, लाल रक्त कण उभयआपतल होता है, सही जवाब है। और बताइएगा कि स्तनधारियों के लाल रक्त कण में क्या नहीं पाया जाता है? ये केंद्रक नहीं पाया जाता है। और अपवाद में 2 है, उसका नाम बताइए, ऊंट और लामा, जिसके क्या था आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बच्चा के भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ये यकृत और पीलिया में, सही जवाब है, यकृत और पीलिया दोनों में हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना हो जाएगा? सही जवाब है 20 से 120 दिन का होता है, ठीक है। अब बताइए आरबीसी का मृत्यु यानी कब्रगाह किसको कहा था? ये पीलिया यानी यकृत और पीलिया में इसका मृत्यु होता है, और ये जमा जाए कहाँ होता है? पीलिया में। और ब्लड बैंक किसको कहा था? पीलिया को ही कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हेमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? ये आरबीसी में ही हेमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। अब बताइए इसमें किस नाम का रंजक होता है? इसमें हीम नाम का, हीम नाम का इसमें रंजक हो जाएगा, ठीक है। बताइए हीमोग्लोबिन पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन हो जाएगा? लौह यौगिक ये हिमेटिन हो जाएगा, हिमेटिन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना किसका मुख्य कार्य है? ये आरबीसी का मुख्य कार्य है, और ठीक है। बताइएगा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर क्या होता है? ये रक्त छीनता है यानी एनीमिया नामक रोग हो जाएगा, ठीक है, एनीमिया रोग होता है, ठीक है। बताइएगा सोते वक्त जो है ना आरबीसी कितना परसेंट कम जाता है? ये 5% कम जाता है, सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताइएगा जब लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो कितना परसेंट बढ़ जाता है? आरबीसी 30% बढ़ जाता है, 30% आरबीसी बढ़ जाता है। बताइए आरबीसी की संख्या को किसमें ज्ञात किया जाता है? ये हीमोसाइटोमीटर में ज्ञात किया जाता है, ठीक है। बताइए कौन सा रोग, किस रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनता यानी कि आरबीसी नहीं बनता? किस रोग में? थैलेसीमिया, थैलेसीमिया नामक रोग में आरबीसी का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। बताइएगा श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का आकार किसके जैसा होता है? ये अमीबा के जैसा होता है, अमीबा के आकार का होता है, सही जवाब हो जाएगा। और बताइए डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। और बताइएगा इसका जो निर्माण होता है इसका जीवन काल कितना दिन का होता है? 2 से 4 दिन का होता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इसका मृत्यु कहाँ होता है? रक्त में ही मृत्यु हो जाता है, इसका मृत्यु रक्त में ही हो जाता है, सही जवाब है। बताइए किसका मुख्य कार्य जो है ना शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना है? ये डब्ल्यूबीसी का, ये सब घुमा के क्वेश्चन पूछता है संक्रमण से कौन बचाता है? तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी ही बचाता है, सही जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिका कौन हो जाएगा? ठीक है, डब्ल्यूबीसी के अंदर लिम्फोसाइट आता है, वो लिम्फोसाइट हो जाएगा, सही बात है। बताइए लिम्फोसाइट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, कौन कौन हो जाएगा? एक टी लिम्फोसाइट होता है और एक बी लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट होता है। और जब एड्स बीमारी होता है ना तो टी लिम्फोसाइट नष्ट हो जाता है, और इसी कारण क्या उसका इलाज नहीं हो पाता, रक्षा सुरक्षा पर जो भी काम होता है नहीं कर पाता अंदर में, इसलिए अनेक बीमारी पैदा हो जाता है और इंसान का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो है ना भ्रूणीय अवस्था में कहाँ बनता है? ये यकृत में बनता है, ये इसका निर्माण यकृत में होता है। और वयस्क अवस्था में कहाँ बनता है? ये अस्थि मज्जा में बनता है, जब बड़ा हो जाएगा तो अस्थि मज्जा में निर्माण होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कोशिकीय प्रतिरक्षा एवं किसको जो है ना किस लिम्फोसाइट को कोशिकीय प्रतिरक्षा कहा गया था? टी लिम्फोसाइट को टी कोशिका कहा गया। और पता है किसको प्रतिरक्षियों को निर्माण कहा गया, निर्माण करता है? बी को कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, बताइए WBC का सबसे अधिक भाग 60-70% किसका बना होता है? ये न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है, न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, रक्त बिंबाणु जो है केवल किस में पाया जाता है? ये मनुष्य एवं स्तनधारियों में पाया जाता है, स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक है। अब बताइएगा रक्त बिंबाणु का निर्माण कहाँ होता है? ये अस्थि मज्जा में हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना का होता है? ये 3 से 5 दिन का होता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाता है? ये प्लेटलेट्स का कमी हो जाता है। ठीक है, रक्त बिंबाणु का कमी हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि शरीर के ताप को नियंत्रण तथा शरीर के रोग को रक्षा करना किसका काम हो जाएगा? ये रक्त बिंबाणु का ही काम है। सही जवाब रक्त बिंबाणु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? विटामिन के की सहायता से होता है। और बताइएगा रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन काम करता है? विटामिन के ही सहायता करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सामान्यतः रक्त को थक्का बनने में कितना समय लगता है? 2 से 5 मिनट, 2 से 5 मिनट के बीच का समय लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन हो जाएगा? ठीक है, फाइब्रिनोजेन हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा मनुष्य में जो है रक्त समूह, इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब है, कॉर्लैंड अर्शनेट द्वारा। कब किया गया था? ये 1900 ईस्वी में इनका खोज किया गया था। और इस काम के लिए उनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? ये 30 साल बाद यानी कि 1930 में दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कणों में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे क्या कहते हैं? एंटीजन कहता है। एंटीजन कहता है। एंटीजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जिसमें एंटीजन ए होता है वो कौन सा वर्ग का होता है? ए वर्ग का होता है। और जिसमें एंटीजन बी होगा वो बी वर्ग का होगा। और जिसमें एंटीजन ए बी दोनों होगा वो कौन सा वर्ग होगा? ए बी वर्ग का होगा। और जिसमें एंटीजन होगा ही नहीं वो ओ वर्ग का हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा जिसमें एंटीजन ए पाया जाता है उसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? उसमें एंटीबॉडी बी पाया जाता है। देखिए एंटीबॉडी भी 2 प्रकार का होता है, ए और एंटीबॉडी बी हो जाएगा। और जिसमें एंटीबॉडी बी होगा मतलब ए होगा उसमें कौन सा एंटीजन होगा? उसमें जिसमें ए होगा उसमें बी एंटीजन होगा। दोनों अपोजिट होता है, हम उल्टा पूछ देते हैं, एंटीबॉडी बोल देते हैं इस बार हम। बताइएगा जिसमें जो है ना एंटीजन ए बी दोनों होता है उसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा? उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा उसमें एंटीबॉडी ए बी दोनों होगा उसमें। ठीक है। तो आज का जो भी महत्वपूर्ण बायोलॉजी का प्रश्न बना था सभी को देख लिया गया। अब लास्ट टॉपिक आपको लुसान करा गया जो भी दिया गया था। बताइएगा लुई ब्रेल दिवस कब मनाया था? 4 जनवरी को मनाया था। ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था? 10 जनवरी को मनाया। ठीक है। थल सेना दिवस कब मनाया था? 15 जनवरी को मनाया था। ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया था। ठीक है। सही जवाब है। गणतंत्र दिवस कब मनाया था? ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। शहीद दिवस 30 जनवरी को। और एक और दिवस सर्वोदय दिवस ये 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया था? 4 फरवरी को मनाया था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया था। ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया था? 3 मार्च को मनाया था। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया था। सही जवाब है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया था? ये 15 मार्च को मनाया जाता है। सही 15 मार्च हो जाएगा। ठीक है। बताइए विश्व मौसम विज्ञान दिवस 27 मार्च। सही जवाब है 23 मार्च को मनाया था। ठीक है। बताइए बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया था? 26 मार्च। ये 26 मार्च को मनाया जाता है। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस कब मनाया था? 2 अप्रैल को मनाया था। बताइए शौर्य दिवस कब मनाया था? 7 अप्रैल। शौर्य 9 अप्रैल को मनाया था। सही जवाब है। बताइए अम्बेडकर जयंती कब मनाया था? 14 अप्रैल को। अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है। बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाया था? 22 अप्रैल को। और बताइएगा विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया था। तो दोस्तों आज जो भी लुसेंट का महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था सभी को अच्छे तरीके से करवा दिए। अब आगे का जो भी ऑनलाइन का प्रश्न बची हमारे कुंदन जी आएंगे और आगे क्लास को बढ़ाएंगे। तो साथियों हर एक दिन की भांति होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो सीरीज चलाई जा रही है उसकी अगली कड़ी को मेरे द्वारा अब स्टार्ट किया जा रहा है।
स्पीडी का सामान्य अध्ययन के द्वारा। बताइएगा एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है पृथ्वी हो जाएगा। बताइए पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.54 अरब वर्ष हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी की आयु किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? कार्बन डेटिंग के माध्यम से। कार्बन डेटिंग के माध्यम से पृथ्वी की आयु ज्ञात की है। बताइएगा पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 और इसका ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714। और बताइए पृथ्वी के विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास का अंतर कितना है? 42 किलोमीटर हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। बताइएगा पृथ्वी की गति किस दिशा से किस दिशा की ओर होती है? पश्चिम से पूरब की ओर होती है। बताइएगा दिन और रात की परिघटना किसके कारण होती है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात की परिघटना होती है। बताइए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। बताइएगा पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो पूर्ण समय लगता है उसको क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहा जाता है। बताइए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ती है? नीली दिखाई पड़ती है। बताइए पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूर्ण करती है? 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूर्ण करती है। बताइएगा पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। 365 दिन और 6 घंटे लगभग लगते हैं। बताइएगा सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसके द्वारा मापी गई? इरेटोस्थनीज के द्वारा मापी गई थी। बताइएगा पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देखा जाता है? 59% भाग देखा जाता है। सही जवाब है। बताइएगा पृथ्वी गोल है सर्वप्रथम किसके द्वारा कहा गया था? पाइथागोरस के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? पाइथागोरस के द्वारा। बताइएगा पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी किस तिथि को होती है? अधिकतम दूरी 4 जुलाई जिसको अपसौर कहते हैं और न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है जिसको उपसौर कहा जाता है। सही जवाब है। बताइएगा पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81 हो जाएगा पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान। बताइएगा पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? अंटार्कटिका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अंटार्कटिका। बताइए पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व क्या होता है? ज्वालामुखी। और बताइए एकमात्र महादेश जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बताइएगा प्यासी भूमि का देश किसको कहा गया है? ऑस्ट्रेलिया महादेश को ही कहा गया है। बताइएगा पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में कौन सी तिथि होती है? 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को हो जाएगा। बताइए दिन रात की अवधि समान कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पे दिन और रात की अवधि समान होती है। बताइएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों से निर्मित होती है। इन 3 परतों को क्या कहा गया? सियोल और सीमा और निफेड कहा गया है। बताइए पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा गया है? भूपर्पटी कहा गया है। बताइएगा भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन हो जाएगा और दूसरा सिलिकॉन हो जाएगा। बताइएगा सियोल के घटक कौन कौन से होते हैं? सियोल के घटक एल्युमिनियम और सिलिका हो जाएंगे। और सीमा के सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएंगे। और निफे का निकेल और आयरन हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। बताइए पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बताइएगा जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल्य स्रोत क्या है? सूर्य हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। बताइए पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर कहलाती है। बताइएगा बाह्य परत का उप परिभाग क्या कहलाता है? एंथोस्फीयर कहलाता है। बताए पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? और स्थलाकृति पृथ्वी की कितनी है? 29% हो जाएगी। बताए जल राशि का स्वच्छ भाग पृथ्वी पर लगभग कितना प्रतिशत है? 2.5% हो जाएगा। बताए पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाला जगह कौन सा है? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। बताइएगा पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसकी है? माउंट एवरेस्ट की है। बताए पृथ्वी पर अधिकतम गहराई किसकी है? मैरियाना ट्रेंच की। और यह कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसकी कुल गहराई कितनी है? 11,022 मीटर हो जाएगा। 11,022 मीटर। बताइएगा महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? 4,000 मीटर होती है और महासागरों की औसत गहराई। बताइएगा सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है कितना प्रतिशत पहुंचता है? सौर विकिरण का 51% सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है। बताइएगा लवणता व्यक्त किया जाता है किस में?
ये प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। बताए समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? 35 प्रति हजार हो जाएगी, 35 प्रति हजार। बताए समुद्र जल में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड यानी नमक पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। बताएगा सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? वान झील है, जिसमें लवणता कितनी है? 330% हो जाएगी। बताएगा पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? विषुवतीय रेखा, विषुवत रेखा कहलाती है। बताएगा पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ पे रहता है? विषुवत रेखा पे ही सर्वाधिक सूर्य ताप रहता है। बताएगा पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। बताइए अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? 180 अक्षांश और देशांतरों की कुल संख्या 360 हो जाएगी। बताइएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। और बताइए कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार प्रतिच्छेदित करती है? माही नदी के द्वारा 2 बार प्रतिच्छेदित किया जाता है। बताइएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहा जाता है। बताइएगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। बताइएगा पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? 15 डिग्री देशांतर घूमती है। बताइए एक देशांतर बराबर कितना मिनट होता है? 4 मिनट होता है। बताइएगा अश्व अक्षांश कहलाता है। कहां से कहां तक की पेटियां कहलाती है? 30 से 35 डिग्री उत्तरी से दक्षिणी अक्षांश रेखाएं क्या कहलाती है? अश्व अक्षांश कहलाती है। बताइएगा 0 डिग्री देशांतर रेखाएं जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है क्या कहलाती है? प्रधान मध्याह्न रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रधान मध्याह्न रेखाएं। बताइएगा 180 डिग्री देशांतर रेखाएं क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। और इसका निर्धारण कब किया गया था? 1884 में किया गया था वाशिंगटन में। बताइएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखाएं खींची गई है किस महासागर से होकर? प्रशांत महासागर से होकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखाएं खींची गई है। बताइएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं क्या कहलाती है? भारतीय मानक समय कहलाती है। भारतीय मानक समय कहलाती है। बताइए 2 अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर हो जाएगी 2 अक्षांशों के मध्य दूरी। बताइएगा 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोरे कहलाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। बताइए पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव कहाँ में स्थित है? वायुमंडल में स्थित है। बताइएगा वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी प्रतिशत है? 0 से 4% होती है। और जलवाष्प किसके लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। बताइएगा वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। बताइए वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? बार होती है। बताइएगा 1 बार बराबर क्या होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा बैरोमीटर पाठ्यांक का एकाएक नीचे गिरने की संभावना? आंधी तूफान की परिघटना होती है। बताइएगा बैरोमीटर पाठ्यांक धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? मौसम साफ होता है और दिन साफ होता है। बताइए बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है? वर्षा की संभावना हो जाती है। बताइएगा वायुमंडल में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। बताइएगा वायुमंडल में आर्द्रता मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा वायुमंडल में उपस्थित गैसों के मिश्रण में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% है हो जाएगा। बताइएगा कार्बन कितना प्रतिशत है? 0.03% हो जाएगा। बताइएगा वायुमंडल में सर्वाधिक प्राप्त अक्रिय गैस ऑर्गन हो जाएगा। बताइएगा वायुमंडल में अनुपस्थित अक्रिय गैस रेडॉन हो जाएगा। बताइएगा वायुमंडल को बांटा गया है कितनी परतों में बांटा गया है? 5 परतों में बांटा गया। बताइएगा वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है। बताइए सभी मौसमी परिघटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में ही होती है। और बताइएगा वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में ही हो जाएगा। बताइएगा क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर इसके तापमान में कितना परिवर्तन होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम जाएगा। बताइएगा और वायु क्षोभमंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई तय करने पर कितना डिग्री टेम्परेचर घट जाता है? 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा। बताइए पृथ्वी के अंदर 32 मीटर तह में जाने पे तापमान में कितना परिवर्तन होता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। बताइएगा क्षोभमंडल की
मोटाई में वृद्धि किस ऋतु में होती है? ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है। बताए वायुमंडल, वायुयान कहाँ उड़ते हैं? वायुमंडल समताप मंडल में उड़ते हैं। बताए ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पे? समताप मंडल में ही पाई जाती है। बताए सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी सुरक्षा कौन करता है? ओजोन परत के द्वारा ही सुरक्षा की जाती है। बताए ओजोन परत की मोटाई मापने का किस इकाई में मापते हैं? डॉप्सन इकाई में। बताए ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। बताइएगा उल्का से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है? मध्य मंडल में होती है। उल्का संबंधित परिघटनाएं मध्य मंडल में होती है। बताइएगा रेडियो तथा संचार संबंधित परिघटनाएं कहाँ होती है? आयन मंडल में होती है। बताइए उल्का पिंड जब हमारी वायुमंडल में प्रवेश करता है तो क्यों जल उठता है? घर्षण के कारण जल उठता है उल्का पिंड। बताइएगा वायुमंडल की सबसे बाहरी परत यानी ऊपरी परत कौन सी हो जाएगी? बहिर्मंडल हो जाएगी। बताइएगा CFC ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है? है, CFC हो जाएगी। बताइएगा भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी हो जाएगी। भारत की जलवायु कैसी हो जाएगी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी हो जाएगी। बताइएगा मानसून सबसे पहले कहाँ पर प्रस्थान करता है? केरल के तट पे 1 जून को प्रस्थान कर जाता है। बताइएगा भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। और कितना प्रतिशत होती है? 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। बताइएगा भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा कितनी है? 119 सेंटीमीटर हो जाएगी। 119 सेंटीमीटर। बताइएगा पछुआ हवाएं कैसी वर्षा उत्पन्न करती है? पछुआ हवाएं चक्रवाती वर्षा उत्पन्न करती है। पछुआ हवाओं के कारण चक्रवाती वर्षा उत्पन्न होती है। बताइएगा पछुआ हवाओं को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? गरजता चलीसा, चीखता सांठा और प्रचंड पचासा के नाम से जाना जाता है। बताइए फेरल का नियम किससे संबंधित है? फेरल का नियम पवनों की दिशा से संबंधित हो जाएगा। बताइए विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी क्या कहलाती है? शांत कटिबंध कहलाती है या डोलड्रम। सही जवाब है इंग्लिश में डोलड्रम, हिंदी में शांत कटिबंध कहलाती है। तो स्पीडी का जो सामान्य अध्ययन था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में स्पार्क का वन लाइनर स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा नक्काशीदार कांच के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? HF का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। बताइएगा किस संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य बन गया? 24वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। बताइएगा सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक हो जाएगा। अमरकंटक का पूर्वी भाग हो जाएगा। बताइएगा पूगा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। बताइए अमरकंटक के दक्षिणी भाग से कौन सी नदी निकलती है? महानदी निर्मित होती है। हाँ पश्चिम से नर्मदा, दक्षिण से महानदी और पूर्व से सोन हो जाएगी। बताइए कौन सा जनपद 6ठी एवं 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? मगध हो जाएगा। और मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी है, गिरिव्रज थी। बताइएगा बंगाल में अमला किसका अधिकारी होता था? बंगाल में अमला जमींदार का अधिकारी होता था अमला। बताइए मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की हो जाएगी। बताइए गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोस इंडिकस हो जाएगा। बताइएगा 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएंगे इसके सदस्य। बताइएगा सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। बताइएगा अलंकेश्वर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित हो जाएगा अलंकेश्वर। बताइएगा अवध राज का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह हो जाएगा। बताइएगा अवध राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के लिए किसकी उपमा दी गई थी? चेरी की दी गई थी। चेरी की उपमा दी गई थी। बताइएगा भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसके विकास पर ज्यादा जोर दिया गया था? कृषि विकास पे ज्यादा जोर दिया गया था। और द्वितीय में उद्योगों पे ज्यादा जोर दिया गया था। और तृतीय में दोनों पे। बताइएगा कौन सी धातु केवल परावैंगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? जिंक हो जाएगा। जिंक हो जाएगा। बताइएगा नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित हो जाएगा। बताइए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उलर झील हो जाएगा। किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बताइए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है जो रूस में स्थित है। सही जवाब है। बताइएगा लोकसभा में
विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों की कितनी सीटों की बहुमत होनी चाहिए? 1/10 का बहुमत हासिल होना चाहिए। बताइएगा सल्तनत काल के दौरान दीवान-ए-अर्ज विभाग किससे संबंधित है? सैन्य विभाग से संबंधित हो जाएगा दीवान-ए-अर्ज। बताइएगा पिटली द्वीप अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है। और बताइएगा लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 हो जाएगा। और बताइएगा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ही हो जाएगा। बताइएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? IMF के द्वारा। और बताइए IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। बताइएगा वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है? सबोजिता कहलाता है। बताइए प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? निषाद नाम से जाने जाते थे। बताइए भारत के किस राज्य में देवसा दर्रा स्थित है? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। बताइएगा किस पादप के परागकण एलर्जी का कारण बनते हैं? पार्थेनियम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पार्थेनियम। बताइएगा क्रेपोलेक्टम का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? नायलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है। बताइए हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? 1950-52 में हुआ था हस्तिनापुर का उत्खनन। बताइए किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है? अवतल लेंस। मायोपिया किस दृष्टि दोष को कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। बताइए किस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है? निकट दृष्टि दोष में, जिसको मायोपिया कहते हैं। जो दृष्टि दोष रहेगा वो दिखेगा, जो उसका उल्टा हो जाता है नहीं दिखेगा। बताइएगा कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? नगलपुरम की स्थापना की थी। बताइएगा डोमिनस पायस और बारबोसा किसके कार्यकाल में भारत आए थे? कृष्णदेवराय के। और नुनीज किसके कार्यकाल में आया था? अच्युत राय के दरबार में आया था। सही जवाब है निकोलो कॉन्टी। देवराय प्रथम के कार्यकाल में निकोलो कॉन्टी आया था। सही जवाब है। बताइएगा कौन सी गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? Cl2 यानी क्लोरीन हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा लेकिन बेकिंग सोडा के साथ नहीं करेगा। बताइएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का नियम किसके समान होता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। बताइए सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से हो जाए। PC कल्चर मत्स्य पालन से। और AP कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित हो जाएगा। बताइए कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? आइशोर्निया हो जाएगा। आइशोर्निया जो है विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार हो जाएगी। बताइएगा किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया था? शाहजहां के कार्यकाल में। बताइए हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के कार्यकाल को कहा गया है? अकबर के कार्यकाल को कहा गया। और स्थापत्य कला का स्वर्णिम शाहजहां के कार्यकाल को ही कहा गया है। बताइएगा पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? रसेल कार्लसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रसेल कार्लसन। बताइए किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कर दिया गया था। बताइए कोडरमा किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। और यह किस खनिज के लिए? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। बताइएगा महात्मा गांधी की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? DG तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई थी। और बताइएगा GD तेंदुलकर। बताइए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी कृति है? महात्मा गांधी की हो जाएगी। बताइए रेगुर मिट्टियां और किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। और काली मिट्टी में किसकी प्रचुरता होती है? कैल्शियम की मात्रा ज्यादा रहती है। बताइएगा भारत में जलोढ़ मृदा की कितनी प्रतिशत मात्रा है? 40% हो जाएगा। सही जवाब। बताइएगा पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से बांगर कहा जाता है और नई को खादर कहा जाता है? बताइएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे एवं कार्यवाही से संबंधित हो जाएगा। बताइए किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया था। बताइएगा किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? 1953 में किया गया था। बताइएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। बताइए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। सही जवाब है। बताइएगा
सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2005 में। 2005 में आया था आरटीआई। बताइएगा भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति या कार्य क्रियान्वयन से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? कृषि यंत्र बैंक हो जाएंगे। बताइएगा 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जेएल नेहरू के द्वारा। इसमें किस प्रस्ताव को लाया गया था? स्वराज की मांग को लाया गया था। बताइएगा 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से कौन कौन से बताइएगा 1917 में बताइएगा चंपारण सत्याग्रह से संबंधित राजकुमार शुक्ल ने किस महान व्यक्ति को आमंत्रित किया था चंपारण के लिए? महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। बताइएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? आरा के जगदीशपुर से संबंधित हो जाएंगे। बताइएगा 1857 की प्रमुख क्रांति से फैजाबाद से कौन से भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था? अहमद उल्ला के द्वारा। इनके ऊपर 50,000 का इनाम अंग्रेजी सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। तो स्पार्क का वन लाइनर यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। एडिटेरिया का बिहार स्पेशल आप लोगों के मध्य स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप लोग भी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बताइएगा बिहार में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी का प्रसार है? कछारी मिट्टी का प्रसार हो जाएगा। बताइएगा भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कैवा है? दूसरा स्थान हो जाएगा। और बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है? पूर्णिया में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा और संभावनाएं अधिक है? कृषि आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं अधिक है। बताइएगा सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था? दरभंगा में प्रारंभ किया था। बताइएगा बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस बिहार राज्य के कहाँ स्थित है? पटना जिला में स्थित हो जाए। बताइएगा बिहार प्रोवेंशियन किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में हुआ था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के सहयोग से। बताइएगा किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? 1935 के अधिनियम से। बताइएगा बर्मा देश जो है भारत से अलग किस अधिनियम से हुआ था? 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही अलग हुआ था। 1937 में अलग हुआ था। बताइएगा बिहार में 36 हुआ था, बर्मा 37। बताइएगा भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों में नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? बिहार की हो जाएगा। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भी बिहार ही हो जाएगा। बताइएगा बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है? न्यूनतम हो जाएगा। न्यूनतम सबसे कम हो जाएगा। बताइएगा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित करती है किसको? प्रदर्शित CWG को प्रदर्शित करती है। बताइएगा बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला पूर्णिया ही हो जाएगा। सही जवाब। बताइएगा त्रिवेणी नहर किस नदी द्वारा निर्मित है? गंडक द्वारा निर्मित है। और बताइएगा गंडक का पूर्ववर्ती नाम क्या था? सदानीरा इसका पूर्ववर्ती नाम होता है। प्राचीन काल में गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता है। और गंडक को मैदानी क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नाम से जाना जाता है। बताइएगा कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और चूना का सूत्र क्या हो जाता है? CaCO3 हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। बताइएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? ओंकार हो जाएगा। सही जवाब। बताइए पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा स्थापित की गई थी। बताइएगा 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। सही जवाब। बताइएगा बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया था। और बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे मोहम्मद यूनिस ही थे। बताइएगा पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया था? 1948 में किया गया था। बताइए बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। और प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हुआ था। बताइएगा प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? शिवहर जिला बिहार का सबसे अत्यधिक गरीब है। बताइएगा बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 4595 किलोमीटर हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था, कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। बताइएगा असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे हुए थे? जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही छोड़ दिया गया था। बताइएगा पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। बताइए
17 में हुई थी, 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सॉरी, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। बताइएगा, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। बताइए, INA आंदोलन के साथ कौन व्यक्ति जुड़े हुए थे? सीलभद्र याजी जुड़े हुए थे। कौन जुड़े हुए थे? सीलभद्र याजी। बताइएगा, उदंतपुरी किसके द्वारा स्थापित कराया गया था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय भोपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। और यह कहाँ स्थित है? बिहार के मुंगेर में स्थित हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है। और उदंतपुरी मुंगेर में हो जाएगा। बताइए, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी हो जाएगा। बताइएगा, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्य देव हो जाएंगे। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव हो जाएंगे। बताइए, नालंदा विहार का विध्वंस किसके द्वारा करवाया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। बताइए, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह हो जाएगा। और बताइए, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद हो जाएंगे। और संस्थापक महापदम नंद। तो बिहार स्पेशल जो एडिटोरिया था वो भी समाप्त कर दिया गया आप लोगों के मध्य। अब आगे का जो होमवर्क दिया गया था SPD के माध्यम से, करंट अफेयर, वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? स्वर्ण पदक जीता गया। और दोहा डायमंड लीग में रजत पदक जीता गया था। बताइए, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 12 जनवरी को। किसकी स्मृति में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। बताइएगा, नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? अमेरिका के द्वारा चुना गया है। बताइए, भाला फेंक दिवस किस तिथि को मनाया? 7 अगस्त को मनाया जाता है। हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। सही जवाब है। बताइएगा, किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? विजय कुमार को नियुक्त किया गया। बताइएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हो जाएंगे। बताइएगा, पहला खो खो विश्व कप कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। बताइएगा, प्रथम विश्व खो खो विश्व कप में किस टीम के द्वारा विजेता ट्रॉफी जीती गई है? भारत के द्वारा। किस टीम को पराजित करके? नेपाल को पराजित करके। दोनों महिला एवं पुरुष दोनों प्रतिस्पर्धा में भारत के द्वारा नेपाल को पराजित किया गया है। बताइएगा, भारतीय रेलवे ने कहा पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? प्रयागराज में प्रारंभ किया है। बताइएगा, महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? 2025 में रांची में किया गया। बताएगा, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। सही जवाब है। और यह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। बताइएगा, हॉकी के लिए प्रसिद्ध है बिरसा मुंडा स्टेडियम। बताइएगा, 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? बैंकॉक में संपन्न हुई है। कहाँ हुई है? बैंकॉक में संपन्न हुई है। बताइए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किनके द्वारा किया गया था? S जयशंकर के द्वारा किया गया था। बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कितवें राष्ट्रपति है? 47वें राष्ट्रपति है। बताइए, आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य? उड़ीसा हो जाएगा। और बताइएगा, जातिगत जनगणना कराने वाला तीसरा राज्य? तेलंगाना हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? पटना में किया गया है, 85वां। बताइए, किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व त्योहार मनाया गया है? केरल में मनाया गया। बताइए, पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओनम केरल में मनाया जाता है। बताइएगा, किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अर्पणा सेन को सम्मानित किया गया। बताइएगा, नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है। सही जवाब। बताइएगा, किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। बताइएगा, भारत और किस देश ने 2026 को डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन के द्वारा की गई है। बताइएगा, कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? उड़ीसा के द्वारा पेंशन दिया जाएगा। बताइएगा, किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्रारंभ किया गया है? महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया। बताइए, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? भारत के द्वारा बनाया गया है। बताइएगा, मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में मनाया गया। बताइए, जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और कंबाला
कर्नाटक में हो जाएगा। भैंसों की दौड़ होती है कंबाला, जो कर्नाटक में मनाई जाती है। बताइएगा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2024 से किसको सम्मानित किया गया था? जसप्रीत बुमराह और एनोबेल सदरलैंड को सम्मानित किया गया था। बताइएगा महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन जाएंगी? इरा यादव हो जाएंगी। बताइएगा चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में पवना नदी बहती है। बताइएगा कौन सी ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? पिक्सेल हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा पिक्सेल। बताइए गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मणिपुर में किया गया। गान नगाई का आयोजन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मणिपुर में। बताइए एलएनटी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सी बहुउद्देशीय पोत लॉन्च की है? आईएनएस उत्कर्ष की है, आईएनएस उत्कर्ष। बताइएगा पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में किया गया। बताइएगा फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? रियाद में किया गया। बताइए रियाद किसकी राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी है। और बताइए सऊदी अरब की मुद्रा क्या हो जाएगी? रियाल हो जाएगी, सही जवाब है। बताइएगा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अपनी पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनाया? लद्दाख के द्वारा बनाया गया। बताइएगा अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बन गया? भारत बन गया। बताइएगा सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिंगापुर के द्वारा किया गया। बताइएगा तिरुवल्लुर दिवस कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में तिरुवल्लुर दिवस मनाया गया। बताइएगा एक प्लेट एक थैला अभियान जो है किसके द्वारा? प्रयागराज उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। बताइए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, सही जवाब। बताइएगा न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ब्लू ओरिजिन के द्वारा लॉन्च किया। बताए पेगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में पाई गई। और बताइए नीली चींटी की प्रजाति कहाँ पाई गई? अरुणाचल प्रदेश में ही पाई गई है। बताइएगा आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? वाडनगर गुजरात में किया गया। बताइएगा किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइएगा भारतीय पुरुष टीम के बैटिंग कोच किनको नियुक्त किया गया है? सितांशु कोटक को नियुक्त किया। बताइए भारतीय पुरुष टीम के कोच वर्तमान में कौन है? गौतम गंभीर हो जाएंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान में कोच कौन है? अमोल मजूमदार हो जाएंगे, अमोल मजूमदार। बताइए किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? नोवाक जोकोविच हो जाएगा। नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित? सर्बिया से संबंधित हो जाएंगे। बताइएगा सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा दिया गया है? बांग्लादेश के द्वारा हटा दिया गया। बताइए भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? सिंगापुर की मनाई गई। बताइएगा 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट बन गया है? भारत बन गया है। बताइएगा ऑटोमोबाइल के उत्पादन में चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत ही हो जाएगा। बताइएगा किस देश की टीम ने पहला खो खो महिला विश्व कप जीता है? भारत के द्वारा जीता गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए संचार सारथी ऐप किस मंत्री के द्वारा? ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आज की होमवर्क की कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है, जो आप लोगों के लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। बताइएगा मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है? क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जय हिंद, जय बिहार।